गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी और हाय गुरजीत भाई। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, स्पॉन्सर के मार्गदर्शन से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा भी नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, पायनियर ग्रुप नागपुर का, सुधीर जी का, जिन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया कि मेरे जो भी अनुभव इस टॉपिक पे हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, तो जो मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली हो रहा है। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है दिशा ग्रुप चंडीगढ़ और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। मेरे स्पॉन्सर हैं अनिल के, इज फ्रॉम चंडीगढ़, और वो इस मीटिंग में भी मौजूद हैं। और जिनके साथ मैंने 12 कदम ये किए और जिए और जी रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। और अब ये 12 कदम मेरी ज़िंदगी का एक डिज़ाइन ऑफ लिविंग बन चुका है, और जिसके बारे में मैं अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा कि इन 12 कदमों की मेरी ज़िंदगी में, मेरी रिकवरी में क्या अहमियत रही। पर इससे पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि आई शुड नॉट शट माय डोर्स ऑन माय पास्ट, कि मुझे ये याद अपने आप को कराते रहना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या था, और इन 12 कदमों के साथ मैं रूबरू कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, और उसके बाद इन कदमों ने मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाए, और आज मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, वो इन कदमों की वजह से कैसे एक बेहतर, एक बेटर वर्ज़न बन सकी मेरी ज़िंदगी की। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन करीबन 22-25 साल का रहा होगा। इट ऑल स्टार्टेड विद ओकेजनल ड्रिंकिंग फॉर फन, और दोस्तों के साथ ऐसे ही बियर पीना, और ये सब कुछ मस्ती करना, मस्ती के उससे आई वाज़ नॉट अवेयर कि मेरे जीन्स में शायद ये अल्कोहलिज़्म है, बिकॉज़ मेरे फादर जो थे, वो एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे। और हमारे घर में बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी मेरे फादर मदर की, और हम बच्चे देखते होते थे ये सब कुछ। आई यूज्ड टू हेट अल्कोहल, पर मुझे नहीं पता चला कि कब मैं इसको टेस्ट करने के चक्कर में इसके साथ मेरी इंटरैक्शन हुई अल्कोहल के साथ। और ये मैं सोचता था कि मेरे फादर, उनकी पीनी गलत है, वो बेटाइम पीते हैं, वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते, वो घर वालों पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ़ शराब में डूबे रहते हैं। मैं ऐसा नहीं, आई एम डिफरेंट। तो ये बढ़ते-बढ़ते बढ़ता चला गया, और इस दौरान मेरे फादर की लिवर सिरोसिस के कारण मृत्यु हो गई। उस घटना ने मुझ में कुछ सुधार लाने की बजाय इसने मुझे और बढ़ाना शुरू कर दिया शराब की तरफ, क्योंकि तब और आसानी हो गई। पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा था, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी मेरी, एंड आई वाज़ टू स्टार्ट विद माय पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने एडमिशन भी ले ली थी पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ। तो उनके जो पैसे थे, उनके इंश्योरेंस के पैसे और उनके वो जो प्रोविडेंट फंड वगैरह के पैसे, ये सब कुछ जो थे, वो थे तो मदर के नाम पे ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन मेरी नज़र में थे। मैंने किसी तरह से मिस एप्रोप्रिएशंस करके अपने मदर के जाली सिग्नेचर करके उन पैसों को भी अपने नाम पे लाना शुरू कर दिया, और यहाँ से मेरी अय्याशी का दौर शुरू हुआ। शराब के साथ और चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ गई। मैं एक निकोटिन एडिक्ट, आई यूज्ड टू स्टार्टेड स्मोकिंग, और मैं ये बार्स में जाना, ये लड़कियाँ और ये सब कुछ, इट वाज़ अ एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ़स्टाइल जो जिसमें पड़ गया था। मेरे मदर को मेरे फादर की जगह जॉब मिल गई थी, तो मुझे और भी आसानी हो गई थी, घर पे कोई देखने वाला नहीं था मुझे, और पैसे मेरे लिए बड़ी आसानी से आ गए थे। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, मैं कॉलेज में एडमिशन ली थी, कॉलेज जाता था, वहाँ भी फन करके आ जाता था, कभी क्लासेस नहीं लगाई, बीच में एग्ज़ाम्स मिस किए। आई नेवर कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, और हालात ऐसे आए कि फिर कुछ-कुछ मेरे मदर को कुछ हिंट हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन स्टिल बीइंग द ओनली वन लेफ्ट, तो मेरे मदर ने फिर भी मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की, "कोई बात नहीं बच्चे, ऐसे ही है, आवारागर्दी छोड़ दे।" उनको इतना नहीं पता था कि मैं इतना फँसता जा रहा हूँ इन सब चीज़ों में। और मीनव्हाइल मैं कुछ कमाता रहा, कुछ ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रहा था, कुछ प्राइवेट जॉब कहीं पे फाइनेंस कंपनी में कुछ ऐसा जॉब कर लिया। आई मीन नेवर करियर करियर ओरिएंटेड था ही नहीं कभी। अय्याशी की तरफ लगा हुआ था। दोस्त यार बहुत बिज़नेसमैन मेरे दोस्त थे, और
उनके पास पैसा था और मैं भी अपनी वो बहुत वो ग्रैंडियोसिटी दिखाता था। लेकिन अभी भी जहाँ तक मुझे याद आता है कि वो शराब वो बहुत ज़्यादा हावी नहीं हुई थी। कभी-कभी अभी स्टिल आई वाज़ एन ओकेजनल ड्रिंकर, कभी 2 हफ्ते में 2-3 बार या ऐसे करते-करते देन आई गॉट थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने लग गया, ऑलमोस्ट डेली होने लग गई। पर अभी भी मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मुझे मुझे कोई परेशानी हो रही है, मुझे एन्जॉयमेंट ही हो रही थी शराब से। और फिर मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद पत्नी से भी छुपाने लग गया कि मैं शराब पीता हूँ। मेरी एक बेटी हुई 1 साल के बाद, तो फिर मेरी शराब और ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब मैं घरवालों को नहीं बताता था क्योंकि माय माय वाइफ डिडन्ट लाइक माय ड्रिंकिंग, तो मैं छुप के दोपहर को पीता था और ये करते-करते जब मुझे मौका मिलता था मैं पीता था और मुझे नहीं पता चला, अब मुझे पता चलता है कि ये बीमारी है, बट दैट टाइम आई डिडन्ट नो। मैं कब इससे ग्रस्त होता गया और जहाँ मैं वो एन्जॉय कर रहा था शराब, वो मेरी एक आई बिकेम ए कंपल्सिव ड्रिंकर और मैं शराब मेरी वो मात्रा बढ़ती गई और पैसे मैं नौकरी करने लग गया था और पैसे आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था और लास्ट के कुछ सालों में तो शराब और ज़्यादा बढ़ने लगी और लास्ट 2 सालों में मैं देसी पे आ गया। मैं सुबह 6, 7, 8 बजे जब कभी भी मुझे जब कभी देखना ठेके खुल रहे हैं, अभी कोरोना का दौर आया था तो ठेके खुलते नहीं थे, तो वो ब्लैक में लेनी या जब कभी भी ठेके खुलते थे, सुबह-सुबह जाके मैं पीने लग जाता था। और हालात ऐसे आ गए थे कि मैं बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था। मैंने चोरी करना शुरू कर दिया था घर से। मैं घर का सामान बेचने लग गया था। मैं अपने बच्चे के पिगी बैंक से पैसे निकालने लग गया था। मैं घर का सोना अगर मुझे कोई मिल जाता था, वो बेच देता था। घर की ग्रिल्स बेचने लग गया था। न्यूज़पेपर्स बेच के जैसे मर्ज़ी करके मुझे वो ₹80 का क्वार्टर चाहिए था। और हालात बहुत बुरे हो गए थे। फिज़िकली मैं बिल्कुल वीक हो चुका था। मेरी पत्नी ने भी मुझसे एकदम से किनारा वी वर डिवोर्स्ड अंडर वन रूफ। हम एक घर में रहते थे, लेकिन वो डिवोर्स वाला काम ही था, हमारी बोलचाल बंद हो चुकी थी। वो मुझे कहने लग गए थे कि क्योंकि मैंने तंग ही इतना कर दिया था कि वो मुझे कहने लग गए थे कि कल का मरता आज मर, मुझे तेरे जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मरने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी बेटी ने मुझे डिसऑन कर दिया था कि पापा प्लीज़ मेरे पास मत आओ, यू स्टिंक, आप में से बदबू आती है, आप मेरे पास मत आइए। मेरी मदर क कहने लग गए थे कि एक काम कर, मैं तेरे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, तू ज़हर ला, हम दोनों वो ज़हर पीते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो ये मेरी कंडीशन आ गई थी और मैं आई वाज़ अ कंपल्सिव लायर, झूठ तो मैं बोल ही रहा था। आई कुड बेग, बोरो, स्टील। मेरे हालात ये आ गए थे कि मैं कुछ भी कर सकता था शराब के लिए, कुछ भी, एनीथिंग। तभी एक दिन मैं शराब का ठेका खुलने की वेट कर रहा था और मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे सत्यमेव जयते का एक कार्यक्रम मुझे मेरे सामने आया, वो वीडियो आया मेरे सामने। तो मुझे अभी ठेका खुलने में टाइम था, तो मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो में मुझे कुछ शायद मेरे अंदर वो सीड शो हुआ कि येस इट कुड बी। वहाँ कुछ ऐसे इंस्टांसेस कोट किए गए थे जिन लोगों ने उनके हालात बिल्कुल मेरी तरह थे। शायद मेरे से भी बदतर थे और मैं देख रहा था कि अगर वो ठीक हो सकते हैं, तो शायद मेरे मन में कुछ बैक ऑफ माय माइंड वो चीज़ आ गई थी। तो वहाँ एक नंबर फ्लैश हुआ, मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो मुझे कॉल बैक आया। उस टाइम कोरोना का दौर था। दैट वाज़ ऑन 28th ऑफ डिसेंबर 2020 जब मैंने पहली मीटिंग का मुझे लिंक आया। पर मेरे जैसा वो जो बिल्कुल स्पिरिचुअली बैंकरप्ट जिसे हम कहते हैं, जिसका जिसका बिल्कुल इंसैनिटी वाला एलिमेंट है, मुझे उस चीज़ में भी जैसे हमने वो बिल स्टोरी में पढ़ा था कि जब एबी उनके पास आते हैं, तो वो ओएसिस इन द डेज़र्ट वाला काम होता है कि मुझे ये मीटिंग्स का लिंक देख के मुझे एक और बहाना मिल गया। मैं अपने मदर से ये कहा कि अभी ये शराब छुड़ाते हैं ऑनलाइन, पर ये पैसे लेते हैं, तो मुझे पैसे चाहिए हर मीटिंग के लिए। तो जितनी मीटिंग्स लगाता था, मदर से ₹100 लेके उससे क्वार्टर पी के फिर मीटिंग लगाने लग जाता था और इस मीटिंग में झूठ बोलता रहता था कि लाइक आई एम अवे फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड ड्रिंक। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये सब कुछ करते-करते ऑलमोस्ट 1 महीना निकल गया। यही कुछ कर रहा था। लेकिन इस दौरान कुछ-कुछ समझ तो आ रहा था, कुछ दिमाग में तो घुस रहा था कि वन डे एट अ टाइम, ये हॉल्ट का प्रोग्राम, ये 12 कदमों का प्रोग्राम, ये हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, ये इन कदमों के कारण मैं आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये सुन रहा था मैं, यहाँ पे सुन रहा था। पर वो ईमानदारी, वो पावरलेसनेस अभी अभी भी नहीं आई थी कि मुझे मुझे शराब मुझसे बहुत बड़ी है, मैं उससे नहीं जीत सकता, ये बात मन में नहीं आई थी। मुझे ऐसे लगने लग गया था, आई कुड हैव अ कंट्रोल्ड ड्रिंक।
बट देन यू से कि जैसा मैंने आगे सुना भी है और वो इन मीटिंग्स में भी सुनता था, इफ यू प्ले विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस यू हैव टू पे। और फिर मुझे बहुत एक बिंज पैटर्न में गया, तो बिंज ड्रिंकिंग में गया और मुझे बहुत बहुत बुरे हालातों में हो गया। मुझे वॉमिट्स, मेरे पेट में दर्द और ये सब कुछ करते करते जो अभी मेरे स्पॉन्सर हैं, ही यूज्ड टू बी माय इनिशियल स्पॉन्सर। तो वो 28 जनवरी 2021 का दिन था जब मैंने उनको मैसेज किया कि सर मुझसे और पी नहीं जा रही और बिना पिए मुझसे ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं की जा रही। मुझे नहीं समझ आ रहा व्हाट टू डू। मैं पीना नहीं चाहता पर बिना पिए मैं ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो उनका एक टेक्स्ट आया मुझे, उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था, गुरजीत, बियर दिस पेन, दिस पेन इज़ योर फर्स्ट चैलेंज टुवर्ड्स सोब्रिटी। इफ यू बियर दिस पेन टुडे, अगर आज तुम इस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी किसी और ही डायमेंशन में चली जाएगी, लेकिन आज अगर तुमने इस दर्द के सामने घुटने टेक के दोबारा पी ली, पता नहीं शायद दोबारा तुम इस दर्द को बर्दाश्त करने के काबिल रहोगे या नहीं रहोगे। यू नो, इट सेव्ड द डे फॉर मी। ये मैसेज मैं बार-बार पढ़ता गया। मुझे मुझे उस टाइम मैं होश में, तो होश इन द सेंस कि मतलब मेरी दर्द इतनी हो रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर ये मैसेज समझ आ गया। तो मेरी समझ में आ गया कि आज मैंने ये दर्द बर्दाश्त करनी है। फिर मैं 28 जो जनवरी थी 2021, उस दिन मैंने नहीं पी। सुबह 1 क्वार्टर पिया था, उसके बाद मैंने नहीं पिया। देन आई अटेंडेड द मीटिंग्स। मैं पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप में गया। वहाँ मैंने कहा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया, मैसेज किया कि कुछ मीठा खा लीजिए, कुछ माइल्ड जूसेस वगैरह ले लीजिए, कोई माइल्ड पेन किलर ले लीजिए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये 2-3 दिन ये सब कुछ चला, ये दर्द वाला सिलसिला। एंड देन यू नो मुझे लगा कि मैं हार चुका हूँ शराब के सामने। मैंने हार मानी, मेरे घुटने टिके, मैं और नहीं पी सकता। फिर मैंने मीटिंग्स बहुत शिद्दत से लगानी शुरू की। इन मीटिंग्स में बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया। अब वो जो स्लोगन्स जिनको मैं एक मज़ाक समझता था, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, वो विलिंगनेस, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडेडनेस, वो मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं उनको फॉलो कर रहा, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से फॉलो कर रहा था। वो मुझे बता रहे थे भूखे नहीं रहना, किसी को इन टच रहना है, अपने आप को अकेले नहीं रखना, अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है, गुस्से में नहीं आना। ये सब फॉलो करना शुरू किया एक-एक दिन के हिसाब से। मैं मीटिंग्स में आता रहा और शराब से दूर रह रहा था एक-एक दिन के हिसाब से। पर हो ये रहा था मेरे साथ कि वो मीटिंग तक तो मैं ठीक रहता था, लेकिन उसके बाद फिर वही इरिटेशन, वही रेस्टलेसनेस और शायद शराब पीने का मन नहीं कर रहा था उस दौरान। शराब पीने का मन नहीं कर रहा था, पर किसी से लड़ने का, "तू मुझे बोल तो सही, मैं आगे से जवाब दूँ।" और मदर ही थे जो जिनके साथ मैं इन टच था, क्योंकि वाइफ के साथ मैं टॉकिंग टर्म्स में नहीं था। अपने बच्चे के साथ मैं बात नहीं कर रहा था। बाहर दुनिया के साथ मेरा संपर्क टूट चुका था। आई हैड नो फ्रेंड्स, नो सोसाइटी, नो मोहल्ले वाले, नो नेबरहुड, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो एक मदर के ऊपर ही जोर चला रहा था और गुस्सा टूट-टूट के पड़ रहा था। तो इन मीटिंग्स में मैं सुन रहा था कि लाइक आपको जब ये शेयरिंग कर रहे थे कि मैं इन 12 कदमों की वजह से आज मैं एक हैप्पी, जॉयस और फ्री लाइफ़ जी रहा हूँ। तो मुझे चाहिए थी वो लाइफ़। मुझे वो लाइफ़ एकदम, आई स्टार्टेड ड्रीमिंग कि क्या मेरी लाइफ़ भी ऐसी हो सकती है? क्या मैं भी खुश खुश जीवन जी सकता हूँ? मैं भी इन टेंशन से फ्री होके एक शराब छोड़ के तो मैं और पंगों में पड़ गया हूँ। अब मुझे और सब चीज़ें वो याद आ रही हैं। मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास मेरे से कोई बातचीत करके राज़ी नहीं है। मेरी बीवी मुझे नहीं बुलाती, मेरा बच्चा मुझे नहीं बुलाता और मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं बिल्कुल यूज़लेसनेस की फीलिंग है मुझे। वो आगे जाके जो मुझे पता चला, वो जो अनमैनेजेबिलिटी है, वो मुझे एहसास होने लग गया। फिर मैं कुछ दिन मीटिंग्स में आया और इन्हीं ऑनलाइन मीटिंग्स में मुझे स्पॉन्सर के बारे में पता चला। तो मैंने अ, एक चैट में लिखा दैट आई वांट अ स्पॉन्सर, तो वहाँ से मुझे जवाब आया, येस आई कुड बी योर स्पॉन्सर। तो मुझे एक स्पॉन्सर के रूप में किसी ने अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र की। तो मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने मुझे बताया कि आप दिन में ये 5 चीज़ें किया करो। आप सुबह उठ के प्रार्थना करो, आप 1-2 मीटिंग्स लगाओ और क्या कहते हैं, आप बिग बुक के 5 पन्ने पढ़ो, आप किन्हीं भी 2 मेंबर्स को ज़रूर फ़ोन करो, उसके बाद आप शाम को मुझे रिपोर्ट करो। तो मैं बहुत शिद्दत से ये काम करता रहा। मुझे बिग बुक समझ नहीं आ रही थी, मैं पढ़ रहा था। मैं शाम को उनको फ़ोन करता था, तो मैं उनको कहता था कि मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करो, 1 महीना ऐसे करो,
तो आपको आएगी समझ और फिर उसके बाद मैं आपको कराऊँगा। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मुझे कदम करने हैं, वो कब कराओगे? कराएँगे कहते, आप सब्र करो, गो स्लो, डोंट रन। तो दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू टेल मी। तो मैं उनको हर रोज़ फ़ोन करता था, कभी वो फ़ोन उठाते थे, कभी नहीं उठाते थे। मैं बहुत एक्साइटमेंट से कई बार फ़ोन करता था, बट ही नेवर यूज्ड टू पिक अप माय फ़ोन और मुझे टेक्स्ट आ जाता था दैट आई एम बिज़ी और हम कल बात करेंगे। तो ये ऐसा चलता रहा, तो फिर 1 महीना जब मेरा कंप्लीट हुआ तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि अब मुझे ये कदम करने हैं। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कदम इज़ अ कोर्स जो मुझे करना है। ये कदम इन कदमों का पता लग गया था, इनके नाम पता चल गए थे, ये कदम ये होते हैं, बट आई नेवर न्यू कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो फिर जब 30 दिन हो गए तो मैंने उन स्पॉन्सर से कहा कि अब हम कदम स्टार्ट कर सकते हैं। ही सेड कि अभी नहीं, अभी ना तुम 15 दिन और वेट करो। तब मैं देखता हूँ 2-4 बंदों को और क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। तो मैं 2-4 दिन ये 15 दिन और वेट करो फिर हम ये कदम स्टार्ट करेंगे। पर नहीं मुझे ऐसा लग रहा था मैं शराब पी लूँगा। क्योंकि एक शराब से दूर था मैं सिर्फ़, बाकी मेरे में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा था, मैं वैसे ही इरिटेट हो रहा था, मैं मीटिंग तक ठीक रहता था, मैं उसके बाद परेशान हो जाता था। आई मीन ये मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ज़्यादा दिन ऐसे निकाल पाऊँ। तो देन आई सेड दैट इनफ इज़ इनफ। आई प्रेयड टू गॉड उस दिन मैं बहुत रोया कि मैं ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया। तो शायद वो भगवान ने ही मुझे उस बारे में समझाया कि येस इट कुड बी यू नो अ रॉन्ग चॉइस और मैंने वो एक स्पॉन्सरशिप का एक पैम्फलेट है हमारा एए का, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। फिर मैंने मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर्स थे, हू इज़ माय स्पॉन्सर नाउ, आई एम प्राउड टू बी हिज स्पॉन्सी। तो मैंने उनको फ़ोन किया दैट सर आई एम सोबर फॉर अराउंड 40 डेज़ 35-40 डेज़ इट वाज़ दैट आई वांट टू टेक यू एज़ स्पॉन्सर। तो आप क्या मुझ मेरे स्पॉन्सर बनेंगे? तो ही सेड कि आपने वो पैम्फलेट पढ़ लिया है? आई सेड यस आई हैव रेड दैट पैम्फलेट। तो ही एक्सेप्टेड दैट। तो कहते ओके आई विल बी योर स्पॉन्सर और मेरी जो वो आध्यात्मिक यात्रा वो उस दिन स्टार्ट हुई। जब उन्होंने हाँ कहा और मुझे नहीं पता था कि ये स्पॉन्सर-स्पॉन्सी का रिलेशन ऐसा होता है। मेरा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। मैं अब तक इन 40 दिनों में मैं कभी भी किसी एए मेंबर को फिज़िकली नहीं मिला था। मैं मीटिंग्स लगा रहा था और मीटिंग्स में आ रहा था तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे फ़ोन किया आफ्टर 1 डे नेक्स्ट डे और मुझे बताया कि किताब उठाइए। किताब उठा के उन्होंने मुझे डायरेक्टली पहले पन्ने से स्टार्ट करवाया। तो वो प्रेफ़ेस पढ़ा, तो वहाँ से शुरू हुआ फिर टू द फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन फिर हम बिल स्टोरी पे आए। तो बिल स्टोरी में मुझे एक प्रोग्राम का एक एक आउटले मिला कि एक्चुअली ये प्रोग्राम है क्या? वो बिल के जो उतार-चढ़ाव, वो जो रोलर कोस्टर बिल साहब कैसे जा रहे थे, वो कैसे कई बार एक्सेप्ट करते थे कि मैं अब नहीं पीऊँगा, कितनी बार मतलब मुझे मुझे हर जगह पे मैं अपने आप को वहाँ रख के देख रहा था, यार यही कुछ तो मेरे साथ हो रहा था। ये सब कुछ तो मेरे साथ हो रहा था। मैं तो अपने आप को येस आई हैव अराइव्ड कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो ये कर लूँगा एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो वहाँ से मुझे और क्यूरियोसिटी हुई इन स्टेप्स की तरफ जाने की। तो धीरे-धीरे करते-करते हम अगले चैप्टर्स पे पहुँचे, बी एग्नोस्टिक्स तक पहुँचे और फिर मेरी वो जो स्टेप वर्क वो स्टार्ट हुआ पहले कदम से, जिसमें मुझे सबसे पहले तो यही मानना था कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री कर रहा था उसपे कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है अपने ड्रिंकिंग पे और मैं जब भी कभी छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं छोड़ पाता तो देन आई वाज़ रीचिंग द फर्स्ट स्टेप वेयर आई एडमिटेड। तो यहाँ यहाँ क्या अहमियत थी पहले कदम की मेरी ज़िंदगी में। मैं एडमिट कर चुका था दैट आई वाज़ एन अल्कोहलिक और उसका जो अगला पार्ट था दैट माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो ये पार्ट ने मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और आज भी वो जो 52 नंबर पेज पे वो जो 8 अनमैनेजेबिलिटीज़ दी हुई हैं कि मेरे पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, मेरे इमोशंस कैसे हैं, क्या मेरे अंदर कोई डर है, क्या कोई मेरी यूज़लेसनेस की फीलिंग है, क्या मैं किसी की मदद करता हूँ या नहीं करता। तो ये सब चीज़ें, क्या मैं डिप्रेशन में रहता हूँ या नहीं रहता, ये मेरे सामने जब रखी गई तो मेरे इन सब के आंसर येस थे। येस, मेरा सब कुछ खराब हो चुका था। माय लाइफ वाज़ कंप्लीटली अनमैनेजेबल। सो व्हाट आई हैड टू डू फॉर दैट? फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि मेरी 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 कोई औकात नहीं है शराब के सामने। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हुई हुई है और इन अस्त-व्यस्तताओं को मैं आज भी आप एक शीशे की तरह अपने सामने देखता हूँ।
जब कभी भी मुझे लगता है मैं इरिटेट हो रहा हूँ, तो मैं इन 8 अनमैनेजेबिलिटीज़ को ध्यान से पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कहीं मैं लैग तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे आगे क्या करना है, वो मुझे अगले कदमों में पता चला। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे मेरी अनमैनेजेबिलिटीज़ पता लग गई, मैंने अपनी अनमैनेजेबिलिटीज़ लिखी, मेरे क्या हालात हैं, फिर हम आगे बढ़े कि अब तो मैं अपने आप को शक्तिहीन मान चुका हूँ, अब शक्ति कहाँ से आने वाली है? So that was the step 2. When I arrived at step 2, came to believe that only a power greater than myself could have restored me to sanity. इंसेन ही तो था मैं। मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं गुरुद्वारे में जाके पी के चला जाता था। मैं सुबह पाठ करके अरदास करता था भगवान से कि भगवान आज मेरे शराब के पैसों का जुगाड़ कर देना। मैं पार्क में जाकर सुबह-सुबह 4 बजे, साढ़े 3, 4 बजे जाके पार्क में वो लोग जो अपनी सिगरेट और बीड़ियों के बट्स फेंक जाते थे, वो मैं उठा के ले आता था घर पे। मैं घर की ग्रिल्स उतार के ये नहीं पता कि घर में कोई घुस आएगा या कुछ हो जाएगा, वो बेच देता। ऑल दीज़ वर इन्सैनिटी। ये सब कुछ इन्सैनिटी थी। तो अब ये सैनिटी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए मुझे करना क्या था? मुझे ना सिर्फ़ इतना सा करना था, मुझे वाज़ आई विलिंग टू बिलीव? अभी बिलीव होना भी बात की बात है, विश्वास रखना भी बात की बात है। क्या मैं विश्वास करने के लिए तैयार था कि कोई उच्च शक्ति है, जो मुझे बचा सकती है? येस, आई वाज़ विलिंग। मैं भगवान को तो मानता था। अब ये उच्च शक्ति शुरू-शुरू में ये मीटिंग्स थी, मेरे स्पॉन्सर थे, आप लोगों की शेयरिंग्स थी। इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और आज भी करते हैं। आज भी एक उच्च शक्ति, एक हायर पावर मानता हूँ मैं, भगवान को भी और इन मीटिंग्स को भी, अपने स्पॉन्सर को भी। और इन सब चीज़ों से मुझे मुझे ये पता चला दैट आई केम टू बिलीव दैट ओनली अ पावर ग्रेटर देन मायसेल्फ कुड हैव रिस्टोर्ड मी टू सैनिटी। तो यहाँ मुझे मेरे सामने एबीसी आइडियाज़ आए, वेयर ये एबीसी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, और ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये जो 3 पर्टिनेंट आइडियाज़ हैं, इनको मैं जो शुरुआत में मैंने शराब पे लगाया, अब मैं हर चीज़ पे लगा लेता हूँ। दैट आई वाज़ अल्कोहलिक एंड कुड मैनेज माय लाइफ, ये मेरा ए आइडिया था। बी, दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड मी अल्कोहलिज़्म, कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे मेरे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती थी। तो फिर कहाँ से, कौन दिलाएगा? गॉड कुड एंड वुड इफ ही वाज़ सॉट। तो अभी ये जर्नी स्टार्ट होनी थी कि भगवान ही कर सकते हैं और करेंगे अगर मैं उनको खोज लूँ तो। तो ये भगवान को खोजने की जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मैं तीसरे स्टेप पे आया, वेयर आई मेड अ डिसीजन टू टर्न माय लाइफ एंड माय विल ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। ये स्टेप ने मेरी ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत चेंज करनी शुरू की, बिकॉज़ इस स्टेप ने मुझे ये सिखाया कि दैट यू हैव टू क्विट प्लेइंग गॉड। तुझे भगवान नहीं बनना। जहाँ-जहाँ तूने अपनी मर्ज़ी चलाई थी या चलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ-वहाँ उसे हटा के भगवान की मर्ज़ी को चलाना। तो व्हेन आई रीच्ड दिस स्टेप 3, तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा भी कि हाउ वुड आई रियलाइज़ दैट कि मेरी मर्ज़ी नहीं चल रही, भगवान की मर्ज़ी चल रही है। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात बताई कि ये एक डिसीजन है कि तेरी विल और तेरी लाइफ जो है वो भगवान के हाथ में है। तो अब तूने ये देखना है कि भगवान जो भी कर रहे हैं, तूने उसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास करना है अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अगर तेरे को लगता है कुछ बुरा हुआ है तो उसके लिए तूने रोना भी नहीं है, बिकॉज़ आगे हमेशा तू ब्लेम गेम खेलता था, यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग। तो मुझे इसकी तीसरे कदम की प्रैक्टिस के भी मौके दिए, भगवान ने खुद ही दिए। मैं बहुत अच्छी तरह चल रहा था और तीसरे कदम में मैं बहुत खुश होके चल रहा था कि एवरीथिंग इज़ अ बेड ऑफ रोज़ेज़। सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। पर अचानक पता ही नहीं कहाँ से हुआ कि एक दिन कोविड में मुझे मेरे बॉस ने बुलाया एंड शी सेड, "यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, यू आर रिलीव्ड फ्रॉम द जॉब, क्योंकि कोविड है, हमें इतने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं है। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे।" इट वाज़ अ शॉक। एक बार काम किया, मैं बहुत बुरी तरह काम किया। पर यहाँ जब मैं तीसरी स्टेप की प्रेयर थी मुझे, वो मैं दोहराता रहा। तो वो मैं पंजाबी में हमेशा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हे रब, मैं अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ हवाले करना, जिवें ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ, ताकि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ताकि ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। मैं हमेशा ही ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਚ रहां। तो नाउ आई हैव टू प्रैक्टिस कि मैं हमेशा ही आपकी इच्छा पे रहूं। So then, all those things started echoing in my ears कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं। तो मैं बहुत नॉर्मली अपने घर आ गया।
बहुत शौक था कि एकदम से वो सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा, बट फिर भी आई टॉक टू माय स्पॉन्सर, तो ही सेड कि डोंट वरी, नेवर हैपेंस इन गॉड्स एम्पायर बाय मिस्टेक। जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, एंड आई एग्रीड, आई बिलीव। मैं यहाँ ये कोट करना चाहूंगा, मैंने अपने स्पॉन्सर की जो भी कही बात थी उस पर कभी किंतु परंतु नहीं किया, कभी नहीं किया, आज भी नहीं करता, ना करूंगा, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी मुझसे आगे देखी हुई है एंड मुझे आइडेंटिफिकेशन उनसे मिली है। तो वो उन सब चीजों पे मैं इफ्स एंड बट्स नहीं करता। हाँ, यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वहां हम बात कर लेते हैं, बट नॉर्मली जहाँ मुझे कन्विक्शन होती है वहां मैं इफ्स एंड बट्स नहीं करता, मैं ज्यादा वो बाल की खाल नहीं खरीदता। और ये जो मेरी नौकरी गई, इसने मेरे मेरे लिए इतना कुछ अच्छा किया। अच्छा इन द सेंस, मैं घर बैठा हुआ था, आई स्टार्टेड अटेंडिंग मोर मीटिंग्स, मैं मीटिंग्स में सर्विस में आ गया, मैं मीटिंग्स होस्ट करने लगा, मैं वहाँ लिटरेचर पढ़ने लगा, उससे मेरे अंदर पेशेंस, टॉलरेंस बहुत डेवलप हुई, क्योंकि आगे मैं बहुत सिलेक्टिव था। और ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में भी अपनानी शुरू कर दी, अपनानी शुरू कर दी। और इसी दौरान मेरे मदर को कोविड हो गया, और अगर मैं नौकरी पे होता तो शायद मैं अपनी मदर का ध्यान ना रख पाता। लेकिन क्योंकि अभी मैं नौकरी से रिलीव था, तो भगवान ने वही कहा कि गॉड आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। भगवान की यही इच्छा थी, भाई नौकरी इसीलिए छूटी है तो अपनी माँ का ध्यान रख सके, सारी ज़िंदगी माँ को तंग किया है, अब तेरे को मौका दिया। तो मैंने थैंक्स किया भगवान का, मैं पैनिक नहीं हुआ। जब उनका कोविड पॉज़िटिव भी आया, डॉक्टर ने कहा बहुत क्रिटिकल है, तो मुझे मुझे मेरा प्रोग्राम ये समझाता था कि भगवान से पूछो, अब तेरी तो कुछ है ही नहीं, चलनी नहीं है। तू अगर रो भी लेगा, तो अगर तेरी मदर को कुछ होना हुआ तो वो ठीक नहीं हो जाएगा, और तू जितना मर्ज़ी वो कर ले, अगर जो होना है वो तो होके रहेगा। यू आर नोबडी टू चेंज इट, सो एक्सेप्ट इट हाउ इट कम्स। तो यही किया, और मदर का आगे ट्रीटमेंट किया, उनकी उनकी सेवा में लगा। तो ये एक इटर्नल फीलिंग मेरे मन में आई, सारी ज़िंदगी उनको दुखी किया था, ये पहली बार मौका मिला। तो इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने आपने मुझे इस सिचुएशन में डाला। इसी दौरान, इसी दौरान मुझे ये थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस के दौरान ही मुझे निकोटिन एडिक्ट आई वाज़, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू च्यू टोबैको आल्सो। और बॉस्को भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी एक शेयरिंग सुन रहा था, तो मेरे मन में एक चीज़ आई दैट आई शुड टॉक टू हिम, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमोशनल सोब्राइटी खराब होती है अगर आपकी सेकेंडरी एडिक्शंस हो। तो मैंने एक दिन के हिसाब से अपने दोस्तों की हेल्प ली, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, अगर मुझे क्रेविंग्स हो रही है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मुझे बातें करनी है। मैंने वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस वाला फंडा, वन डे एट अ टाइम लगा के, मेरी ये सिगरेट, मेरा ये टोबैको च्यूइंग, ये भी छूट गया, मुझे नहीं पता चला कैसे। तो ये सब कुछ मिला, एक नौकरी जाने को अगर मैं रोता रहता, वो हमारे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में हम सबके हैं, वो स्क्रिप्चर्स आर सेम, तो वहाँ वहाँ सुखमनी साहब में लिखा भी हुआ है कि अगर आपको 10 वस्तुएँ मिल जाएँ और आप उसके लिए शुकराना ना करो, जो एक वस्तु भगवान ने नहीं दी उसके लिए आप पछतावा करते रहो, तो ऐसा भी हो सकता है भगवान वो एक तो नहीं देगा, वो जो 10 दी हुई हैं वो भी आपसे ले लेगा, फिर क्या कर लोगे? तो जिसके बिना चारा ही नहीं है आपके पास, उसको नमस्कार करो, उसको नमन करो कि जो आपने किया वो अच्छा। तो ये मैंने किया, और इस दौरान मैं एक पिंक क्लाउड में भी आ गया था, लाइक अब मैं बिल्कुल भगवान के साथ मेरी कनेक्टिविटी बन गई है। अब तो सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है। अब मेरी ज़िंदगी में बड़े आराम से भगवान मुझे मिल गए हैं। अब मुझे जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं भगवान को उसी टाइम, ही इज़ देयर विद मी, ही इज़ माय कंपेनियन, एवरीथिंग इज़ ओके। बट देन मेरे वो बिग बुक ने भी लिखा है, बिग बुक में भी लिखा है, और मेरे स्पॉन्सर ने भी क्लैरिफाई किया कि लाइक द इफेक्ट ऑफ दिस थर्ड स्टेप इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा एहसास होता है तीसरे कदम का, और ये टेम्परेरी होता है। ये ज़्यादा वो बिल स्टोरी में भी लिखा हुआ है, गॉड केम एंड ही वेंट बिकॉज़ देयर वर सो मेनी इनर क्लैमर्स मेरे अंदर। वो जो एक ठेका बंद हुआ था, मेरे अंदर बहुत सारे ठेके और खुले हुए थे। वो बेईमानी का, वो पुराना जो हिसाब-किताब मैंने अंदर रखा हुआ है, वो जो लस्ट वाला है, वो जो सेल्फ सेंटर्ड वाला है, 100 फॉर्म्स ऑफ फियर्स हैं मेरे अंदर, दिमाग में अभी चल रहे हैं। तो वो मुझे अभी भगवान के साथ मेरा वो कॉन्शियस कॉन्टैक्ट जो 11वें कदम में बनने वाला है, वो बनने नहीं देंगे। तो मेरी जर्नी थी तीसरे कदम को, आई हैव टू कल्मिनेट द थर्ड स्टेप टू द 11th स्टेप, बट उसके लिए बीच में मेरी हाउस क्लीनिंग बहुत ज़रूरी थी, एंड देन आई मूव टू द स्टेप 4, जहाँ मैंने अपनी इन्वेंटरी लिखी, फियर, रिजेंटमेंट, सेक्स,
और इससे पहले मुझे मेरी इंस्टिंक्ट्स के बारे में पता चला कि मेरी सोशल सिक्योरिटी और सेक्स, मेरा सब कुछ हिला हुआ है। मैं फाइनेंशियली भी अभी भी अपने आप को, अपने फाइनेंशियल्स नहीं संभाल पाता था। मतलब पैसे तो नहीं थे, मैं अपनी मम्मा के पैसे आ रहे थे, तो उन्हीं से गुज़ारा कर रहा था। मैं तो आराम से बैठा हुआ था नौकरी छोड़ के, कोई बात नहीं, घर का काम तो चल ही रहा है। मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत थी। कभी मैंने अपने पैसे तो लगाए नहीं, और उसके बाद तो मुझे इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है, इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी प्रेस्टीज और वो मेरा पर्सनल रिलेशंस है, आई डिडंट पे मच हीड टू इट, क्योंकि अभी भी मैं कुछ हिस्सों पे मैं रिज़ेंटमेंट्स पाले बैठा था, मैं लोगों को ही गलत ठहरा रहा था, तो उसके लिए मुझे इन्वेंटरी लिखनी पड़ी। और जब मैंने अपना चौथा कदम लिखा, जब सबसे पहले रिज़ेंटमेंट इन्वेंटरी बनाई, तब मेरे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने मुझे मुझसे मिलाया कि गुरजीत तू ये है। वो जो घिनौना चेहरा मेरे अंदर पता नहीं कब से छिपा बैठा था, वो मेरे सामने आया। वहाँ पे मेरे सामने ये सब कुछ ये क्लियर हुआ कि व्हाट आर यू? व्हाट आर बेसिकली यू? तो अभी तू तो बहुत अच्छा समझ रहा है अपने आप को, भगवान से तेरे तेरे दर्शन हो गए हैं। और ये देख, तू अपने आप से दर्शन कर, तू है क्या? तो वहाँ से मुझे मेरी रिज़ल्टमेंट इन्वेंटरी में जहाँ मुझे मेरी मिस्टेक्स हैं, वो मेरे सामने आई। मेरी गलतियाँ क्या हैं, वहाँ से मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकल के सामने आए, तो मेरे प्रोमिनेंट कैरेक्टर डिफेक्ट्स डेफिनिटली ये थे, आई वाज़ इनकंसिडरेट, मैं सेल्फ सेंटर्ड था, मुझे लस्ट का एलिमेंट था, और बहुत से ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन, ये बहुत सारे डिफेक्ट्स निकल के सामने आए। तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था। अब ये जो गंद निकला है, और इसको इसको अब कैसे, इससे हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। तो मैंने 5वें कदम में जब अपने स्पॉन्सर के साथ ये सब कुछ डिस्कस किया, तो एक मेरी वो जो ईगो, ये क्यों महत्वपूर्ण था मेरे लिए, ये मेरी रिकवरी के लिए क्यों महत्वपूर्ण था चौथा स्टेप, क्योंकि इसने मेरी ईगो डिफ्लेट की। वो सब चीज़ें जो मैं किसी को क्या, खुद को भी नहीं बताना चाहता था, वो जो डिनायल में था, वो सब टूटा, मेरी वो ईगो टूटी। मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ डिस्कस किया। दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम when I met my sponsor physically, ये एक इटर्नल फीलिंग थी मेरे साथ, जब मैं अपने स्पॉन्सर से मिला, अपना चौथा कदम उनके सामने रखा। मेरे बहुत से पीयर्स थे, मेरी फाइनेंशियल इन्वेंटरी जब मैंने बनाई, तो वहाँ मुझे पता चला कि हाउ टू मैनेज द फाइनेंशियल इन अ स्मॉल अमाउंट। थोड़े में भी कैसे गुज़ारा किया जा सकता है, ये मैं आगे बताऊँगा ये कैसे हुआ। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से अपना ये कदम 5th स्टेप किया उनके पास जाके, एंड दैट वाज़ अ हेवनली फीलिंग। अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आते हैं जब मैं उस क्षण को याद करता हूँ। जब मैं वापस आ रहा था अपने स्पॉन्सर के साथ 5वाँ कदम करने के बाद, मैंने डिस्कस्ड माय इन्वेंटरी, तो मैं बहुत रिलीव्ड फ़ील कर रहा था, मैं बहुत लाइट सा फ़ील कर रहा था। मैं वापस आया, और यहाँ मुझे एक और गिफ्ट मिला, भगवान ने मेरे लिए एक और एवेन्यू खोला कि मुझे नौकरी के लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिली, पर उसकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी कंपैरेटिवली मेरे पहले वाले एम्प्लॉयमेंट से, और वो जो मेरी अभी अभी मैं करना नहीं चाह रहा था। आई वाज़ वेटिंग कि मुझे और अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले तब मैं करूँ। तो देन आई टॉक्ड टू माय स्पॉन्सर, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि अभी तेरे को जो मिल रहा है, वो कितना है? मैंने कहा 0। तो कहते व्हाट यू आर नाउ गेटिंग वुड बी मेनी टाइम्स व्हाट यू आर गेटिंग नाउ। तो डोंट डोंट सिट आइडल। एक शराबी के लिए एक तो शराब उसको मारती है, और एक उसको निठल्ला बैठना वो ज़्यादा मारता है। तो इसलिए निठल्ले मत बैठो, काम करो। आई जॉइन्ड दैट जॉब, और फिर मैंने अपनी फाइनेंशियल इन्वेंटरी लिखी, और वहाँ मुझे पता चला कि कैसे जितनी चद्दर है उसी हिसाब से पैर पसारने हैं। तुझे अपने अपने एक मर्द होने के नाते तुझे ना तो अपनी बीवी के उस पे पैसे पे आपको अपना अधिकार जताना है, ना अपने माँ के पैसों पे जताना है। यू हैव टू डू इट एट योर ओन। तो वहाँ से मेरी ये इम्पोर्टेंस थी मेरे लिए, वो फाइनेंशियल इन्वेंटरी की। ये सारी इन्वेंटरीज़ मैंने डिस्कस की। फिर मैं 6th स्टेप पे आया, जो मैंने वो जो गंद निकाला था, जो एग्ज़ैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग्स आए थे। 6वां कदम था कि मुझे मुझे बिल्कुल तैयार होना था कि मेरे जो भी अवगुण सामने आए हैं, मेरे जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट सामने आए हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। मुझे तैयार होना था कि मुझे उनसे छुटकारा पाना है। तो बहुत से ऐसे थे जिनसे मैं छुटकारा पाना चाहता था, कुछ ऐसे थे जिनसे मैं अभी तैयार नहीं हो पा रहा था। मुझे प्रेयर करनी थी, मुझे प्रेयर करता रहा, मैं करता रहा। आई वाज़ रिक्वेस्टिंग गॉड टू प्लीज़ टेक देम अवे। और ये 6वां 7वां कदम मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या है, ये 6वां 7वां कदम ये एक एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है तीसरे कदम की, जहाँ मैं अपनी इच्छा छोड़ के मैं भगवान की इच्छा को अप्लाई करता हूँ कि भगवान मुझे हेल्प करो, एक दिन के हिसाब से मैं इन चीज़ों से राहत पा सकूँ। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग, I humbly requested God to take away my shortcomings. तो आई रिक्वेस्टेड वो 7 स्टेप प्रेयर, इसमें मेरे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ये प्रेयर रोज़ करता हूँ, अभी भी करता हूँ, और मुझे मुझे रोज़ कुछ ना कुछ तो नहीं उभरता, बट बीच-बीच में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो
ये मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि इसके लिए स्लेज हैमर यूज करो। वो स्लेज हैमर क्या है? एक्सेप्ट करो कि ये डिफेक्ट आया है, उसके लिए अवेयर रहो, एक्सेप्ट करो, और उसके लिए एक्शन क्या है? एक्शन इज टू प्रे एंड टू कोऑपरेट विद गॉड। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूं कि मुझ में प्रोकास्टिनेशन की बहुत बड़ा डिफेक्ट था। मैं हर चीज को टालता था। तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जो काम, जब तक वो बिल्कुल उसकी डेडलाइन नहीं आ जाती थी, मैं तब तक उसको करने को तैयार नहीं होता था। तो मुझे अपने आप को उठाना पड़ा, मुझे कोऑपरेट करना पड़ा, भगवान की हेल्प लेने के लिए भी मुझे कोऑपरेट करना पड़ा कि नहीं तो अभी करेगा, चाहे तुझे सुबह जल्दी उठना पड़े, चाहे तुझे रात को लेट सोना पड़े, लेकिन ये नहीं कि हफ्ते की डेडलाइन मिली है और तू हफ्ते के लास्ट दिन वो काम करेगा। तो नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं वो 2-3 दिन, 4 दिन शेष रहते मैं वो काम कर लेता हूँ, और मुझे ये प्रैक्टिस रोज करते रहना। एंड देन दिस वाज अ टूल दैट आई हैव गॉट, जो मेरी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देन आई केम टू स्टेप 8, वेयर आई हैड टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस पीपल whom I have harmed, और आई हैड टू बिकम विलिंग टू मेक अमेंड्स टू देम। अब वो जो लिस्ट थी उसमें सबसे ज्यादा नाम मेरे घर वालों के थे, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरी बेटी, मेरे इन लॉज, और मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने बुरा किया था। तो वो लिस्ट बनाई, लेकिन अभी भी मैं काफ़ी हद तक अमेंड्स करने को तैयार था, बट कुछ अमेंड्स थे जो मैं अभी नहीं कर पा रहा था। लाइक माय फादर हू वाज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मेरी वाइफ जिसके साथ मैं अभी भी, मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते थे, मैं दिल से अभी भी उसको माफ़ नहीं कर पाया था। या पता नहीं माफ़ी माँगने को तैयार नहीं था। पर मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज़ कही थी, देख, अमेंड्स करने जाना है, जो 9वां कदम करने जाना है कि लाइक मेक डायरेक्ट अमेंड्स टू ऑल दोज़ पीपल हू आई एम हार्म। तो मुझे जब वो डायरेक्ट अमेंड करने जाना है, तो कुछ सोच समझ के जाना कि एक बार अगर तूने अमेंड कर लिए, अमेंड का मतलब मेरे लिए था कि वो भूल सुधार करना, यानी वो जो गलतियाँ जो मैं पहले कर रहा था, वो मैं अब ना करूँ। आई हैव टू स्वीप माय साइड ऑफ द फ्लोर। तो वो ये सोच के जाना कि आगे से उस बंदे का नाम तेरी रिजेंटमेंट लिस्ट में ना आए। तो मुझे लग रहा था मेरी वाइफ का मेरी रिजेंटमेंट लिस्ट में बार-बार नाम आ रहा है, तो मैं तैयार नहीं था। तो मैंने बाकी अमेंड शुरू किए, उसके मुझे बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट मिले। वो कहते हैं ना, 9वें कदम के प्रॉमिसेस, यानी वो इनसिक्योरिटी, वो फ़ियर, वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, वो सब हट जाता है। तो इसलिए वो डीआर भी था कि ओपन द डोर्स, उसने मेरे लिए गेट खोले। मैं जब अपने इन-लॉज़ से मदर मेकिंग अमेंड्स टू माय मदर वाज़ अ सॉफ्टर वन। तो वो कहते हैं मैंने तेरे को पहले दिन से ही माफ़ कर दिया था, बट आई हैड टू मेक द अमेंड्स। मैंने जब अपने इन-लॉज़ के साथ अमेंड्स किए, मैंने अपने जब स्कूलमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अमेंड्स किए, वो हेवनली फीलिंग, वो मेरे लिए बहुत हेवनली फीलिंग थी। मुझे इतना प्यार मिला, मुझे इतनी एक्सेप्टेंस मिली, और मुझे 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 उम्मीद भी नहीं थी कि लाइक एवरीबॉडी लव्ड मी सो मच। मैंने ही छोड़ा था ये सब कुछ। एवरीबॉडी वाज़ लविंग मी सो मच, और दे यूज्ड टू टेल मी कि आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो, कि आप कहाँ से निकल के आए हो। और नहीं, बिल्कुल हमने कभी आपसे गुस्सा ही नहीं किया, तो माफ़ी क्या है? काफ़ी लोगों ने ये भी कहा। माय इन-लॉज़ दे सेड कि लाइक हमें एक और बेटा मिल गया है। तो मुझे और क्या चाहिए था? माय मदर, व्हेन आई मेड अमेंड्स टू माय मदर सेड कि मैं तो भगवान से अब ये प्रार्थना करती हूँ कि जो जैसा बेटा मुझे मिला है, भगवान हर माँ को दे। मुझे याद आया वो दिन जब मेरी माँ कहती थी, "ज़हर ले आ, हम दोनों पी लेते हैं, मर जाते हैं।" और वो माँ ये कह रही है, "मुझे और क्या सर्टिफ़िकेशन चाहिए? ये प्रोग्राम मेरे लिए क्या-क्या कर रहा था, ये कदम मेरे लिए क्या-क्या कर रहे हैं।" मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसी ज़िंदगी जो मुझे मिल रही थी, वो हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ़ वो मुझे मिल रही थी। एंड देन वन फाइन डे मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी से अमेंड्स किए। वो एक चिट्ठी लिखी मैंने, मेरा जब पहला सोब्राइटी बर्थडे था, तो मैंने वो चिट्ठी लिखी एक, उसमें मैंने सब कुछ लिख दिया, जो-जो मैं कर सकता था उनके साथ नहीं किया, जो उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया, जो कुछ मैंने किया, वो सब कुछ लिख के मैं बहुत रोया। यू नो इट ऑल वेंट आउट ऑफ मी, और इतने सालों बाद, 25 सालों बाद मुझे मेरे पिताजी मेरे सामने महसूस हुए, ये मिला मुझे। दिस वाज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 9th स्टेप, एंड आई टूक दैट लेटर इन द क्रेमेशन ग्राउंड, और वहाँ मैं उस लेटर को फाड़ के आया, और उस लेटर को फाड़ के, और मुझे ये एहसास हुआ मैं अपने पिताजी से मिल के आया हूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ अमेंड्स किए, बैठ के अमेंड्स किए। उसको बहुत से रोज़ थे मेरे साथ, मुझे सुना, मैंने सारा कुछ सुना, और लिविंग अमेंड्स मुझे करते रहना है। आज भी मतभेद होते हैं, तो ठीक है, लेकिन वो लड़ाइयाँ नहीं होती, वो इतनी ज़बरदस्त वाली लड़ाइयाँ नहीं होती, मैं चुप कर जाता हूँ। आई स्टेप बैक। वो मैं तो ये सारे अमेंड्स करने के बाद वो मेरे लिविंग अमेंड्स आज भी चल रहे हैं, आज भी कई-कई अच्छे-अच्छे मुझे एक्सपीरियंस होते हैं।
अमेंड्स करते हुए, कईयों का मुझे याद भी नहीं था, पर उनके साथ मुझे अमेंड करने का मौका मिला। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेप 8 एंड 9 इन माय रिकवरी आल्सो, इन माय लाइफ आल्सो। मेरी रिकवरी स्ट्रेंथन हो रही थी इन सब चीज़ों से। फिर आया 10th स्टेप। 10वां और 11वें को मैं एक 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 कॉम्बो ही मान के चलता हूँ। अब हाउस क्लीनिंग वाला काम हो गया था, अब मैं वो जो वन डे एट अ टाइम कहते हैं, मैं उस दिहाड़ीदारी वाली काम पे आ चुका था, उस दिहाड़ी पे आ चुका था। इन 10 स्टेप आई हैव टू टेक माय इन्वेंटरी डेली। मुझे हर रोज़ चौथे से 9वां कदम करना है। मुझे हर रोज़ देखना है, कहीं मुझे किसी से रिजेंटमेंट तो नहीं है, कहीं मैंने किसी को गलत तो नहीं कहा, कहीं मुझसे कोई हार्म तो नहीं हो गया। मुझे उसकी क्षतिपूर्ति, उसके अमेंड्स उसी दिन कर देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन कर देने हैं। और जब मैं ये 10वें कदम में आई प्रॉम्प्टली एडमिट वेयर आई वाज़ रॉन्ग, तो मैं एक फ्री मैन हो जाता हूँ। मेरी दिहाड़ी पूरी हो जाती है। फिर मैं 11वें कदम में एक कॉन्शियस कॉन्टैक्ट अपने भगवान से बनाने का प्रयत्न करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और अभी-अभी मैंने कुछ देर ध्यान करना शुरू किया है, जिसमें मुझे मुझे लगता है कि मुझे सुनाई देता है कि उनकी मेरे लिए इच्छा क्या है। बिकॉज़ 11th स्टेप यही कहता है, सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, प्रेइंग ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ हिज विल फॉर अस, कि आपकी मेरे लिए मर्ज़ी क्या है, एंड फॉरवर्ड टू कैरी आउट दैट विल, कि अब इस मर्ज़ी को मैं पूरा कैसे करूँगा। तो पहले मैं बोलता हूँ, अपनी प्रेयर्स के थ्रू, मेरी ये सेरेनिटी प्रेयर, 3rd स्टेप प्रेयर, 7th स्टेप प्रेयर, 11th स्टेप प्रेयर, मेरे जो वो धर्म ग्रंथ हैं, उनकी प्रेयर्स करता हूँ मैं। और आई स्पेंड सम गुड टाइम विद अ क्वालिटी टाइम विद माय लविंग गॉड। और उसके बाद मैं उनकी सुनने की कोशिश करता हूँ। और ये सब करने के बाद, जब 10वां कदम करने के लिखने के बाद, अपने स्पॉन्सर को भेजने के बाद 11वां कदम करता हूँ, तो उसके बाद मुझे बहुत प्यारी नींद आती है। आई स्लीप लाइक अ चाइल्ड। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेप 10 एंड 11 व्हिच आर टू बी डन टुगेदर इन माय लाइफ। तो इस 10वें कदम में मुझे 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 ये डेली अपनी स्पॉट इन्वेंटरी भी लिखनी है। मुझे ये देखना है कहाँ-कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, मुझे वहाँ रुकने की कोशिश भी करनी है। आजकल मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को रिस्ट्रेंट करता हूँ, यानी एक्चुअली ये एक प्रोग्राम अनलर्निंग का है। जो-जो मैं करता था, मुझे वो नहीं करना। मुझे उसको ना करने की कोशिश करनी है, और वो कॉन्शियसली इन इन स्टेप्स को मैं अपने जीवन की, अब तो ये मेरी एक जीवन का लिविंग डिज़ाइन बन चुका है। और 12वें कदम में हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मुझे बहुत बार ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है कि मैं अपने आप बैठा-बैठा स्माइल करने लग जाता हूँ कि ओके, ओके, येस, दिस इज़ हैपनिंग। So as a result of the spiritual awakening, try to carry this message to other alcoholics. अब मुझे जो मिला है, अब यहाँ ये पैराडॉक्स है कि what you have got, you can only keep it if you pass it on. मुझे वो आगे देना है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, और जो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने मेरे पे एफर्ट्स किए हैं, जो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे पे जो टाइम लगाया, जो एफर्ट लगाए हैं, मैं उनको ज़ाया ना जाने दूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये मेरा फ़र्ज़ भी है, और ये मेरे लिए ज़रूरी भी है। ये मेरे लिए एक सिक्योरिटी है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा, तो एट लीस्ट मैं सोबर रहूँगा। मेरे लिए जो मेरे स्पॉन्सर ने किया, वो मैं आगे कर पाऊँगा। दैट विल बी अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि मैं उनका देना तो नहीं दे सकता। But that is the only way, I can return even a little bit of his debt. और उसके बाद मैं इन इन कदमों को अपने जीवन में हर रोज डेली थोड़ा-थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब अभी-अभी कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक 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 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लास्ट कोट करके मैं एंड करता हूँ। लाइक आई हैड टू प्रेजेंट समथिंग इन माय ऑफिस, एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट वन ऑफ द डायरेक्टर्स, तो ही रिस्पोंडेड नेगेटिवली। तो मैं बहुत हैरान था कि मुझे ना गुस्सा आया, ना मुझे उस पे कुछ वो हुआ। बाकी मेरे सभी कोलीग्स कह रहे थे कि तुम रिटेलिएट करो, इसको जाके बोलो, इसने गलत किया, ये किया, वो किया, पर मुझे लगा ही नहीं। तो दिस इज़ हाउ द प्रोग्राम वर्क्स थ्रू मी, इन मी, एंड गॉड, वो जो फेथ है भगवान का, वो 24 घंटे मेरे अंदर चलता है। ये मिला है मुझे इस 12 कदमों के कार्यक्रम में। मुझे मुझे एक कनेक्टिविटी मेरे लविंग गॉड से मिली है। अब मुझे वेट नहीं करनी पड़ती कि मुझे किसी के साथ जाना है, किसी ह्यूमन पावर्स के साथ मुझे डिपेंडेंट रहना है, बिकॉज़ अब मुझे जो मिला है, वो मैं ना कभी सोच सकता था। आई कुडन्ट हैव ड्रीम्ड ऑफ इट। मुझे मेरा लविंग गॉड मिले हैं, मुझे आप लोगों जैसे दोस्त मिले हैं, मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिली है। दिस इज़ the role of these steps in my recovery. और एवरी डे आई कम आउट एज अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। कुछ दिन बुरे दिन भी होते हैं, बट देन अब अच्छा बुरा सब एक जैसा है मेरे लिए। ज्यादा आने पे
ये भी एक सेल्फ रिस्ट्रेंट है, ज़्यादा आने पे मैं बहुत ज़्यादा वो कूदने नहीं लग जाता और अगर थोड़ा डाउन होता है तो मैं रोने नहीं लग जाता, ये मिला है मुझे इस प्रोग्राम से। तो ये जो ज़िंदगी है, ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है, ये इन 12 कदमों की देन है और मैं इन 12 कदमों को जीता रहूँगा और आप लोगों के बीच आता रहूँगा और आपका प्यार ऐसे ही पाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस दिस